हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृश्यम आईएएस। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम यहाँ पे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कर रहे हैं। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में हमने 9th क्लास की एनसीईआरटी से शुरू किया है, जिसमें हम पहला चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं अपना। और सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जो है भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है। इसमें हमने भारत के भौतिक स्वरूप चैप्टर में हमने भारत की भौतिक विशेषताओं को देख लिया था, हिमालय पर्वत श्रृंखला को देख लिया था। ठीक है। और कल की क्लास में हमने, इसके पिछली वाली क्लास में हमने दो थ्योरीज पढ़ी थी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, जिसमें हमने पढ़ा था कि पृथ्वी का निर्माण यानी कि हमारे महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने देखा था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। हिमालय हमारा एक नवीन वलित पर्वत है। तो थोड़ा सा हिमालय के बारे में रिवीजन करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था एक छोटा सा भारत का मैप बनाते हुए। हो गया सिक्किम। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा भौगोलिक दृष्टि से हमने हिमालय को हिमालय को 5 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? हमने बांटा इसे ट्रांस हिमालय, फिर हमने इसको ग्रेटर हिमालय, के बाद मिडिल हिमालय, के बाद शिवालिक, और फिर पूर्वांचल। ठीक है। तो हमने इसे भौगोलिक दृष्टि से 5 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? यहाँ इसमें देखेंगे हम। ट्रांस हिमालय की कितनी रेंजेस पड़ी थी? काराकोरम। यहाँ पे हमने देखा था कैलाश, लद्दाख, जास्कर। ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर, जैसे हमने बोला ट्रांस हिमालय। उसके आगे हमने पढ़ा उसके आगे हमने देखा महान हिमालय। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा मिडिल हिमालय। उसके बाद शिवालिक, और जो यहाँ की हमारी श्रृंखला थी, फिर हमने कहा था पूर्वांचल। ठीक है। तो यहाँ तक हमने कल देख लिया था कि भौगोलिक दृष्टि से देख लिया। अब हम क्षेत्रीय दृष्टि से इसे देखेंगे। हमने क्षेत्रीय दृष्टि से इसे 4 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से? देखो यहाँ। फिर से एक इंडिया का छोटा सा मैप बनाएंगे यहाँ पे। हर चीज़ हमें इंडिया के मैप से ही पढ़नी है। देखो। हम्म। तो यहाँ पे नदियाँ आपको पता होंगी। यहाँ से सिंधु, ये हो गई हमारी सिंधु। ठीक है। उसके बाद हो गई सतलज। ये हम लोग क्षेत्रीय डिवीजन कर रहे हैं इसका, नदियों के अकॉर्डिंग। ठीक है। क्षेत्रीय विभाजन के बाद काली, के बाद तीस्ता, और फिर तिहांग नदी। कौन कौन सी हैं ये? इंडस यानी सिंधु, के बाद सतलज, फिर है काली, तीस्ता,
और दिहांग। सिंधु से सतलज के बीच के भाग को हमने कहा, बीच के भाग को हमने कहा कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। यही पड़ता है ना आपका पंजाब, इसे हमने कहा पंजाब हिमालय। ठीक है। सतलज से काली के बीच के भाग को हमने क्या कहा? सतलज से काली के बीच के भाग को हमने कहा कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं पर्वत श्रृंखला कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड, कुछ इस जगह पे। ठीक है। काली और तीस्ता के बीच की भाग को हमने क्या कहा? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। ठीक है, यही तो है नेपाल हिमालय। उसके बाद तीस्ता और दिहांग के बीच के भाग को हमने बोला असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय। ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें हम तो ये है 560 किलोमीटर, ये है 320 किलोमीटर, और ये है 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर, फिर ये है 720 किलोमीटर। ठीक है। तो हमने हिमालय को भौतिक दृष्टि से विभाजित करके भी देख लिया और क्षेत्रीय दृष्टि से भी विभाजित करके देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो हिमालय हमारा पूरा होता है, उसके बाद हमें देखना है उत्तरी मैदान। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे उत्तरी मैदान। एक नया पेज लेके सबसे पहले उत्तरी मैदान को हमें पढ़ना है। उत्तरी भारत का मैदान। देखो, उत्तरी भारत का मैदान जो हमारा है वो मुख्य तौर पर तीन नदियों से मिलकर, तीन नदियों के निक्षेपण से बना हुआ है। कौन कौन सी? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। ठीक है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्षेत्र पर है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। अभी देखो, पेज, हाँ। तो मैंने बताया आपको कि ये जो है मेनली तीन नदियां जो हैं, सिंधु, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदियों की सहायक नदियों द्वारा उत्तरी भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, सहायक नदियों द्वारा निर्माण। अब देखो, कोई भी नदी यहाँ पर शिवालिक श्रृंखला के खत्म होने के बाद, ये शिवालिक है, शिवालिक श्रृंखला के खत्म होने के बाद कोई भी नदी हमारी जो होती है, कोई भी नदी हमारी कहाँ से निकल रही होगी? हिमनदों से निकल रही होगी, ग्लेशियर से निकल रही होगी। ठीक है। तो जब ये ग्लेशियर से नदी निकलती है तो ये अपने साथ बहुत सारे अवसाद इकट्ठा करके ला रही होती है ऊपर से। ठीक है, जो यहाँ पे इकट्ठा कर देती है ये। इसके बाद यहाँ पे ये इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ती है। अब देखो कैसे। नदियों की, नदियाँ, जैसे कोई नदी हिमनद से निकली, कोई किसी भी नदी का ओरिजिन हुआ यहाँ से हिमनद से। ठीक है, उत्पत्ति। अब एक नदी यहाँ से निकली, फिर इसने मुख्यतः नदी जो हमारी निकल रही है उत्तर भारत की,
वो हमारी हिमनदों से निकलकर और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये नदी यहाँ से कुछ अपने अवसाद इकट्ठा करके ला रही होगी और धीरे धीरे यहाँ पे जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और यहाँ पे ये बड़े बड़े डेल्टास का निर्माण करती है। अब जब ये नदी, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब ये नदी शुरुआत में हिमनदों से निकली तो इसकी ढलान कुछ कुछ नहीं अधिक होगी। ठीक है, कि ढलान यहाँ पे ऊपर के साइड में अधिक होगी। तो ये जो नदी की होगी ये यंग एज होगी, है ना, ये नदी की यंग एज होगी। इसके बाद जब ये आगे बढ़ेगी तो ये थोड़ी सी मैच्योर हो जाएगी, है ना, तो इसे हम मैच्योर एज बोल देंगे। फिर इसके बाद जब ये थोड़ा और आगे बढ़ेगी तो इसे ओल्ड एज बोलेंगे। अब देखो, जब नदी अपनी यंग एज में होती है तब इसके पास कोई भी नदी जब निकलेगी तो उसकी ढलान बहुत अधिक होगी, है ना, तो ये इसकी ढलान क्या होगी, अधिक होगी, ढलान अधिक। जब ढलान अधिक होगी तो इसकी गति भी अधिक होगी, मतलब ये अधिक गति से जा रही होगी, गति भी इसकी अधिक होगी। अब जब इसकी गति अधिक होगी, जब किसी भी नदी की अधिक अधिक गति से बहाव करती हुई जाती है तो ये कटाव करती है, यानी ये कटाव बहुत तेज करेगी, कटाव करने की क्षमता इसकी अधिक होगी। ठीक है, और इसका स्लोप कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, मतलब नीचे की तरफ। अब नदी अपनी मैच्योर एज में आएगी तो इसकी स्लोप कुछ कम हो चुकी होगी ना, मतलब इसकी ढलान थोड़ी हल्की धीमी हो गई होगी, कम हो गई होगी। इसकी ढलान कम होगी तो इसकी स्पीड भी यानी गति भी कम हो गई होगी, और इसकी कटाव करने की क्षमता भी अपनी यंग एज से थोड़ी कम हो गई है। फिर जब नदी अपनी ओल्ड एज में आई, अब बहुत नदी बूढ़ी हो चुकी है, तो इसकी जो ढलान है ये बिल्कुल ज़ीरो हो गई, मतलब बिल्कुल ज़ीरो, और जो इसकी गति करने की क्षमता भी है वो भी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, और कटाव करने की क्षमता खत्म हो चुकी है इसके पास। अब ये करेगी जमाव। ठीक है, कटाव करने की क्षमता खत्म हो चुकी है, अब ये जमाव करेगी यहाँ पे, और जमाव करके ही ये बड़े बड़े डेल्टास का निर्माण करती है। अब इसके आगे देखो, जब नदी को हम जब नदी यहाँ पर्वतों या हिमनदों से निकली, ये अपनी शिवालिक रेंज के बाद यहाँ से कोई नदी जब निकली तो ये अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेके आ रही है। ठीक है, कोई भी नदी बड़े बड़े पत्थर लेके आ रही है। ये बड़े बड़े पत्थर नदी लेके आई। ठीक है, तो नदी के पास सबसे पहले बड़े पत्थर ही थे ना, बड़े छोटे सब पत्थर थे, तो अपने बड़े पत्थर जो थे, बड़े बड़े कंकड़ जो जिन्हें बोलते हैं, वो उसने यहाँ पे जमा कर दिए, इधर पे छोड़ दिए उसने। तो जो ये वाला एरिया हो गया इसे हमने कहा भाभर। क्या कहा हमने से, भाभर। अब जो ये एरिया है, जब ये नदी गई तो यहाँ पे नदी विलुप्त हो जाती है, यहाँ से ये अंदर अंदर बह रही है पत्थरों के। ठीक है, तो ये विलुप्त हो गई यहाँ से। फिर नदी दिखती है जाके आगे यहाँ। अब नदी आगे बढ़ी तो उसने कुछ छोटे छोटे जमाव किए, अब थोड़े छोटे छोटे जमाव किए इसने। जितना भी इसके पास बचा हुआ जमाव था पत्थरों का, इसने जमा कर दिया। तो इस स्थान को हमने क्या बोला,
तराई क्षेत्र, जहाँ नदी दोबारा दिखती है हमें। ठीक है, यहाँ नदी हमें दोबारा दिखना चालू हो गई। जो सरस्वती नदी आपने सुना होगा, वो इसी जगह पर विलुप्त हो जाती है और फिर आगे जाके वो दिखने लगती है। इसके बाद अब जब इसके नदी के पास हमारी जमाव जो बड़ा पत्थर पथरीला जमाव था वो खत्म हो चुका है। अब मिट्टी मिट्टी रह गई इसमें। ठीक है, अब क्या रह गई नदी के पास? मिट्टी मिट्टी रह गई। ठीक है, तो ये भाग हमारा क्या है? पुरानी जलोढ़ है। जो हमारा उत्तरी मैदान, उत्तरी भारत का मैदान है, वो जलोढ़ मिट्टी से ही मतलब पाई जाती है ज्यादातर यहाँ पे। तो इसे हमने बोला पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़, या इसको और एक और नाम से जानते हैं, बांगर। इस नाम से बांगर। इसके बाद अब आगे बढ़ी नदी, तो इसके पास और भी कम निक्षेप होगा, निक्षेपण होगा। तब जमाव, इसमें जो अवसाद होगा इसके पास, ये और भी कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसे हमने क्या नाम दिया? इसे हमने नाम दिया नई जलोढ़, नई जलोढ़, या इसे बोलेंगे हम खादर। अब देखो, जो ये भाबर थी, जो ये भाबर की भाबर जो एरिया है, जहाँ पे नदी ने अपना जो बड़े बड़े पत्थर थे यहाँ पे छोड़ती हुई, जहाँ पे आगे बढ़ती है, तो ये जब ये जो ये पत्थर हैं, इनके बीच से जो नदी जाएगी, तो इसके पास पानी ज्यादा जाएगा ना, क्योंकि इसके पास इनके बीच में जगह ज्यादा है, तो यहाँ से ज्यादा पानी जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं इसको? पानी रोकने की इसके पास क्षमता, पानी रोकने की क्षमता इसके पास क्या है? ज्यादा है। ठीक है, मतलब सॉरी, कम है, क्योंकि इधर पे तेजी से पानी निकल रहा है ना, तो इधर पे पानी रोकने की क्षमता, पानी रोकने की क्षमता इसके पास कम है, क्योंकि बड़े पत्थर हैं, बड़े पत्थर हैं जिसके जिसके कारण इनके बीच में जगह अधिक है। अब ये हो गए छोटे पत्थर, इससे कम छोटे पत्थर, तो इनके पास पानी रोकने की क्षमता इससे तो अधिक होगी। पानी रोकने की क्षमता भाबर एरिया से तो अधिक ही है। ठीक है ना? इनका पार्टिकल साइज कैसा है, मतलब पत्थरों का साइज, पार्टिकल साइज यहाँ पे कैसा है? ज्यादा है, बड़ा है। स्मॉल कहते हैं, बिग कह दो, बिग, बिग साइज। और यहाँ पे कैसा है? स्मॉल साइज है पार्टिकल्स का। ठीक, ये हो गई अपनी पुरानी जलोढ़, और ये हो गई नई नई जलोढ़। अब देखो, नई और पुरानी जलोढ़ होता क्या है बेसिकली, ये इसके बाद यहाँ पे नदी बह रही है। ठीक है, नई जलोढ़ के बाद यहाँ पे नदी बह रही है। जैसे कि मान लो एक नदी है, ये नदी है, जब जब भी ये अपने उफान पे होती है, मतलब कि पानी अधिक बरसा होता है, तो ये बाढ़ जनित क्षेत्र हो जाता है आगे। ये हम कह देंगे हमारी नदी जब अपने उफान में होती है, तो ये यहाँ पहुंच गई। ठीक है, इसका एरिया होगा इतना, लगभग इतना हो गया। तो जब ये पानी ऊपर जाएगा, यहाँ तक गया पानी, तो ये अपने साथ अवसाद लेके गया। लेकिन जब जब बारिश जब बारिश कम हो गई, तो वापस पानी जाएगा, अपने अपनी जो पूर्वावस्था थी नदी की, वो उसने ले ली। लेकिन जो अपने साथ अवसाद लेके गई थी, वो यहीं इकट्ठा कर गई नदी, वो वापस लेके नहीं गई। ये अवसाद इसने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया नदी ने। तो ये एक तरीके से नया नया जमाव किया ना इसने, नया नया जमाव। तो यही हमारी नई जलोढ़ है, नई
जलोढ़, न्यू एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे पुरानी जलोढ़ हो जाएगी, पुरानी जलोढ़। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया होगा। अब जो ये चीजें मैंने बताई हैं यही यहाँ पे पूरी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। कौन सा? हमारा उत्तरी भारत का मैदान है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। जो जलोढ़ एरिया होता है ना अपना, ये सबसे ज्यादा उत्पादक क्षेत्र होता है, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो यह भारत का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ, जो पर्वतों से निकली हुई नदियाँ हैं, यहाँ से निकली हुई नदियाँ जो हिमनदों से निकली, निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। जो अभी मैंने बताया, जब ढाल कम होगी तो नदी की गति भी कम होगी। देखो, यहाँ पे ढाल कम होती गई है तो यहाँ पे नदी की गति भी कम होती गई है। अपनी ओल्ड एज में आते आते नदी की गति कैसी हो गई है? शून्य हो गई है। अब देखो, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण हो जाता है। जो हमारा भारत का इकलौता नदी द्वीप है वो कौन सा है? माजुली नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप। ठीक है, तो ये नदियों के निक्षेपण द्वारा ही इनका निर्माण हुआ है। नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं। इन धाराओं की को क्या कहते हैं? वितरकाएं। क्या बोलते हैं? वितरकाएं बोलते हैं। अब देखो, दोआब क्षेत्र का क्या अर्थ है? दो नदियों का बीच का भाग होता है ये। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना होता है, दो तथा आब अर्थात पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है पांच तथा आब का अर्थ है पानी। ठीक है, जो पंजाब है वो कौन कौन सी नदियों से मिलकर बना है? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ मैं, अभी थोड़ा समझ में आ रहा होगा ना। ओहो, चलो कोई बात नहीं। देखो क्या बताया, तो आपका क्या अर्थ है? दो नदियों के बीच का भाग, दो आपका अर्थ है। और पंजाब का अर्थ इसी तरीके से क्या है? पांच तथा आब यानी कि पानी। पांच नदियों से मिलकर बना है पंजाब। कौन कौन सी नदी है वो? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ठीक है, तो उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए तथा इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में भी स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज, जो कि हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, अब देखो, ये हमने अभी देखा था इसको, नदियों के जो हमने जो हमने उत्तरी भारत का मैदान देखा, उसमें हमने देखा नदी किस तरह से उत्तरी भारत का निर्माण कर रही है। और हमने इसमें फिर अ, इसके नदी की विभिन्न विभिन्न प्रकार के, किस तरह से नदी भावर का निर्माण हो रहा है, किस तरीके से मैदान तराई का निर्माण हो रहा है, पुरानी जलोढ़ कैसे का मैदान का किस प्रकार निर्माण हो रहा है, ये सब हमने देखा। हम इसका रीजनल डिवीजन मतलब कि क्षेत्रीय आधार पर इसका डिवीजन किस तरह से करेंगे? क्षेत्रीय आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर विभाजन किसका? उत्तर भारत के मैदान का, उत्तर भारत का मैदान। अब देखो,
यहाँ देखो, तो हम इसको क्षेत्रीय आधार पर कुल 4 भागों में डिवाइड कर दें। राजस्थान प्लेन, राजस्थान का मैदान, उसके बाद पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा मैदान, ठीक है। इसके बाद गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो जो ये सिंधु नदी है ना, उससे राजस्थान मैदान और पंजाब हरियाणा मैदान का निर्माण हुआ है। देखो, कुछ इतना एरिया लगभग ये है अपना राजस्थान और पंजाब, ये हो गया हमारा पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा का मैदान, ये हो गया। ये हो गया हमारा राजस्थान प्लेन। के बाद ये गंगा प्लेन, गंगा प्लेन, एंड दिस इज, ये वाला भाग हो गया हमारा, दिस इज ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। तो क्षेत्रीय आधार पर भी देख लिया हमारा उत्तर भारत का मैदान का विभाजन हमने। आगे क्या लिखा है, गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है, ठीक है। यह उत्तरी मैदान के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम में विशेषकर असम में स्थित है। जो हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो बेसिकली असम में, असम में स्थित है। कहाँ? ये यही है ना असम, तो ये ब्रह्मपुत्र का मैदान बेसिकली यही है, यही कह रहा है। आगे देखो, उत्तर मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों से में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में हमने विभाजित किया, जो हमने देख लिए हैं। इसको भी थोड़ा सा जूम करूं। हम्म, अब देखो क्या लिखा है, नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय, नदियां जो है वो पर्वतों से जब नीचे उतरी, मैंने बताया ना हिमनद से निकलती नदियां, तो नदियां पर्वतों से उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टिका गुटिका में निक्षेपण करती हैं। शिवालिक के नीचे, शिवालिक की ढाल पर ये निक्षेपण कर रही हैं नदियां। इसे भाबर के नाम से जानते हैं, मैंने आपको बताया। इसे कौन से नाम से जानते हैं? भाबर के नाम से जानते हैं। जो बड़ा पथरीला अपना निक्षेपण करती है ना नदी, उसको जानते हैं भाबर के नाम से। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के क्यों क्यों विलुप्त हो जाती है? क्योंकि इस पथरीले भाग में जो इनका पार्टिकल साइज होता है वो बड़ा होता है, तो इनकी नदी रोकने की क्षमता कम होती है, जिस कारण से ये यहाँ पे विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो ये विलुप्त हो गई। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं। दक्षिण में यानी कि जो ये कम पथरीला भाग होता है ना यहाँ का, जिसे तराई कहते हैं, इसे ही तराई का नाम दिया जाता है, जहाँ पर ये नदियां दोबारा दिखने लगती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। ये कैसा क्षेत्र हो जाता है? नम तथा दलदली, इसे क्या कहते हैं? तराई। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात, ये आपको करना है। देखो अब आगे देखो क्या लिखा है, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ से बना है। किससे? पुराने जलोढ़, मैंने आपको बताया ना कौन सा है, ये एरिया जो है ना आपका, ये पुराना जलोढ़ है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बांगर।
अब आगे क्या लिखा है, वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है, ठीक है। तथा वेदिका जैसे आकृति, बाढ़ वाला क्षेत्र मैंने बताया ना आपको, जो जब अधिक बारिश वगैरह होती है तो बाढ़ जनित क्षेत्र हो जाता है उसके आगे, जहाँ पे नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ का निर्माण होता है। तो इस भाग को क्या बोलते हैं, भांगर। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, कंकड़। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को क्या कहा जाता है, खादर। जो हमारी नई जलोढ़ है ना, मैंने बताया आपको, जो हमारी नई जलोढ़ है उसे हमने क्या नाम दिया, खादर। अब नई जलोढ़ का निर्माण कैसे हुआ, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कैसे नदी ऊपर जाती है, फिर यहाँ पे वो सारे अवसाद अपने इकट्ठा कर देती है। क्योंकि ये नया जमाव होता है इसलिए इसे नया जलोढ़ बोलते हैं। तो नई जलोढ़ को हमने क्या नाम दिया, खादर नाम दिया। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष बारिश होती है, प्रत्येक वर्ष नदियाँ पीछे की तरफ जाती हैं, जिससे नई जलोढ़ का निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं। सबसे अधिक उपजाऊ मैदान जो होता है वो नई जलोढ़ वाला मैदान होता है, और ये गहन खेती के लिए अधिक आदर्श होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा उत्तरी भारत का मैदान जो है वो समाप्त होता है। ठीक है। अब इसके आगे हमें क्या पढ़ना है, प्रायद्वीप भारत। इससे पहले पूरा थोड़ा सा रिवीजन थोड़ा सा देखेंगे कि उत्तरी भारत के मैदान में क्या क्या हमने पढ़ा। हाँ, यहाँ पे उत्तरी भारत के मैदान में हमने इसकी लंबाई चौड़ाई सब देख ली। उसके बाद हमने नदियाँ देखा, किस तरह से नदी एक हिमालय से निकल रही है, मतलब हिमनदों से निकल रही हैं, और आके किस तरह से भाबर वाले एरिया में ये विलुप्त हो जाती हैं, तराई में ये पुनः दिखती हैं। उसके बाद पुरानी जलोढ़, नई जलोढ़, ये सब देख लिया, ठीक है। नदियाँ किस तरीके से हिमनद से निकलती हैं, यहाँ पे इनकी ढलान अधिक होती है। उसके बाद जब ये बंगाल की खाड़ी पे यहाँ निकलती है, तो अपना जितना भी जमाव यहाँ पे जब गिरती है ना, तो यहाँ पे जितना भी इनका जमाव होता है ना, ये सारा यहाँ पे अपना गिरा देती हैं, इकट्ठा कर देती हैं, जिससे यहाँ पे बड़े बड़े डेल्टास का निर्माण होता है। तो हमने उत्तरी भारत का मैदान का क्षेत्रीय विभाजन भी देख लिया, राजस्थान प्लेन, पंजाब हरियाणा प्लेन एंड गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। इसके बाद ये उत्तरी भारत का मैदान यहाँ खत्म होता है। अब हमें पढ़ना है प्रायद्वीप पठार, जिसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्लास अभी यहीं तक थी, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रायद्वीप का पठार, पढ़ेंगे द्वीप और तटीय क्षेत्र। हम्म, तो ये क्लास आपकी यहीं खत्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में।